हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनवी एजुकेशन में। तो आज हम कर रहे हैं इस चैप्टर का अगला पार्ट जिसमें हम लोग देखेंगे मियोसिस सेल डिवीजन। अब मियोसिस सेल डिवीजन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये किस तरह से माइटोसिस से अलग है, माइटोसिस से अलग है, इसके बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मियोसिस के बारे में जानते हैं। मियोसिस है क्या? तो मियोसिस कहाँ पे होता है? मियोसिस विभाजन जनन कोशिकाओं में होती है, मतलब गैमेट्स में होता है, जिसमें केंद्रक का विभाजन 2 बार होता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर हम लोग माइटोसिस में क्या देख रहे थे कि एक कोशिका में केंद्रक जो है वो दो हिस्सों में बंटता है और एक ही बार विभाजन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस में कोशिका जो है 2 बार में टूटती है, फिर अचानक से फिर तुरंत ही ये और 2 हिस्सों में टूट जाती है। ठीक, तो ये विभाजन जो है 2 बार होता है केंद्र का विभाजन, जिसकी वजह से अच्छा इसमें जो है ना ये 2 बार विभाजन हो रहा है, तो 2 प्रोसेस से होकर के मतलब 2 पार्ट में हम लोग इस चीज़ को बांट देते हैं। पहले को प्रथम मायोटिक विभाजन कहते हैं, दूसरे में द्वितीय मायोटिक विभाजन कहते हैं। तो 2 हिस्सों में हम इस प्रोसेस को बांट सकते हैं, इसलिए ये 2 पार्ट में बांट दिया गया। चलो, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रथम मायोटिक विभाजन में। तो इस अवस्था में केंद्रक में गुणसूत्र डिप्लॉयड होते हैं और जोड़े में रहते हैं, जिन्हें होमोलोगस गुणसूत्र कहा जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा और जानना है तो यहाँ पे डायग्राम में देखिए, ये क्या है? ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, मतलब दोनों की क्वालिटीज़ लगभग सेम है, एक ही तरह के दिखते हैं। यहाँ पे सेंट्रोमियर यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ये क्या है? एक होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो इसी की बात की जा रही है। इस डायग्राम को थोड़ा सा किताब में खोल करके रखिए तो समझ में आएगा अच्छे से। और तो चलो, तो यहाँ पर क्या है कि इस अवस्था में केंद्रक में गुणसूत्र डिप्लॉयड होते हैं और जोड़े में होते हैं, जिन्हें होमोलोगस गुणसूत्र कहा जाता है। ओके ना, होमोलोगस गुणसूत्र में आकर्षण होने के कारण एक दूसरे से चिपक जाते हैं ये लोग। ये क्या करता है? ये बाद में जा करके दोनों एक दूसरे से फिर चिपक जाते हैं। यहाँ पे होमोलोगस अलग अलग है, यहाँ पे होगा ये कि यहाँ पर आकर के दोनों बीच से चिपक जाएंगे। देन फिर अब देखो, यहाँ चिपक जाने के बाद फिर प्रोसेस थोड़ा सा अलग हो जाता है। हम लोग देखे थे माइटोसिस में क्या हो रहा था, इस तरह से चिपक करके बीच में सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ रहता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो, यहाँ पे भी सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ ज़रूर है, सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ ज़रूर है, दोनों के दोनों, लेकिन अलग अलग करके रखे हुए हैं। अब ये आपस में चिपकते हैं। देन फिर होता है रेप्लिकेशन, मतलब इनका जेरॉक्स कॉपी बनता है। इस क्रोमोसोम का अलग से जेरॉक्स कॉपी यहाँ पे और इस क्रोमोसोम का अलग से जेरॉक्स कॉपी यहाँ पर दिखाया गया। मतलब रेप्लिकेट करते हैं, इसी को कहते हैं, कॉपीज बनाते हैं अपने तरह की। एक और कोशिका क्रोमोसोम जो है वो बनाते हैं, गुणसूत्र जो है वो बनाते हैं। सेल के अंदर ही ये सारा काम जो है वो होता रहता है। अच्छा, फिर क्या कहता है कि होमोलोगस गुणसूत्र में आकर्षण होने के कारण एक दूसरे से चिपक जाते हैं। अच्छा, इस क्रिया को साइनेप्सिस कहते हैं एवं इस गुणसूत्र को बाइवेलेंट कहा जाता है। तो इस जो ये प्रोसेस है, मतलब 2 होमोलोगस क्रोमोसोम जब आपस में चिपक जाते हैं तो चिपकने का जो प्रोसेस है उसको कहते हैं सिनेप्सिस। और ये जो क्रोमोसोम बन करके पूरा तैयार हो गया, इसको कहते हैं बाइवेलेंट क्रोमोसोम। ठीक, अब देखो, बाइवेलेंट क्रोमोसोम जो है वो लंबाई में विभक्त होकर 2 क्रोमैटिड का गठन करते हैं, लेकिन सेंट्रोमियर पर जुड़े हुए रहते हैं, जिसे ट्रेट्स कहा जाता है। अच्छा, ट्रेट आप लोग पढ़ोगे अगले चैप्टर में, जिसमें ट्रेट का मतलब हम लोग कुछ और जानते हैं। कुछ और मतलब क्या है कि वो गुण के बारे में बात कर रहा होता है। जब समान गुण वाले क्रोमोसोम्स आपस में रहते हैं तो समान गुण वाली जो क्वालिटीज़ होती हैं जो हमें पेरेंट्स से मिलती हैं उनको ट्रेट कहा जाता है। तो उसी तरह का है। ये समान गुण कहाँ से आते हैं? क्योंकि यहाँ पे देखो, ये क्रोमोसोम ने क्या किया? रेप्लिकेशन बनाया अपना यहाँ से। इसका एक रेप्लिकेट यहाँ पर बन करके तैयार हो गया और इसका रेप्लिकेशन जो है यहाँ पर बन करके तैयार हो गया, मतलब कॉपीज़ बना ली, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि क्वालिटीज़ जो है उस क्रोमोसोम की रह जा रही है एक ही तरह से। देन फिर मातृ गुणसूत्र में 2 क्रोमैटिड को सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं। वैसे तो ये हमने पढ़ा है माइटोसिस में, ठीक, कि मातृ गुणसूत्र में 2 क्रोमैटिड जो होते हैं उनको सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं। लेकिन जब बाइवेलेंट की बारी आती है तो बाइवेलेंट में किसी 2 क्रोमैटिड को नॉन सिस्टर क्रोमैटिड कहा जाता है। ठीक है, नॉर्मल जब हम बात कर रहे होंगे क्रोमोसोम की, जब वो टूटते हैं
तो उनको सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। लेकिन जब बाइवैलेंट की बात हो, मतलब जहाँ पे ये एक है ये एक है, ये दोनों चिपक गए, अब यहाँ पर क्या होगा, सीधे सीधे ये सब दो दो हिस्सों में बढ़ जाएंगे। इसकी एक कॉपी पूरा बन करके यहाँ पे तैयार हो जाएगी, इसकी अलग से कॉपी बन करके यहाँ पे तैयार हो जाएगी। तो ये दोनों क्या हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, इस तरह से समझा जा सकता है। ना अब बाइवैलेंट गुणसूत्र में विकर्षण उत्पन्न होने के कारण नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है परस्पर दूर हटने लगते हैं, जिससे अनेक स्थान पर एक्स आकार में संयुक्त रहते हैं। अच्छा, जिससे अनेक स्थान पर एक्स आकार में संयुक्त रहते हैं। तो अब ये क्या हो रहा है, ये क्योंकि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं तो ये लोग क्या करते हैं, अब अलग अलग दूर भागने लगते हैं। जैसे यहाँ पे, यहाँ डायग्राम में अच्छे से दिखाया भी नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, देखो ये दोनों तैयार हो गए। क्रोमोसोम्स जो है वो सेल डिवीजन के टाइम पे तैयार होते हैं। सेल डिवीजन के बाद तैयार होने के बाद ध्रुवों पर आकर के मिल जाते हैं। ध्रुवों पर आकर के मिलने के बाद फिर क्या होता है कि ये सब आप दोनों तरफ आगे आगे बढ़ना शुरू करते हैं। ये हमने माइटोसिस में पढ़ा था। ठीक, देखो माइटोसिस का जो प्रोसेस है ना, वही हमें मियोसिस में देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लास्ट में जाकर के बस थोड़ा सा चेंज आता है। बाकी अगर आप बोलो कि माइटोसिस जो है वो मियोसिस का, मतलब मियोसिस जो है माइटोसिस का ही एक एग्जांपल है, तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि दोनों एक ही तरह के होते हैं, बस लास्ट में जाकर के दोनों डिफरेंट हो जाता है। चलिए, अच्छा, इन मिलाप स्थानों को काइज़मेटा कहा जाता है। अब देखो, जहाँ पर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं आपस में मिल जाते हैं और एक्स आकार की आकृति बनाते हैं, इस जगह, इस तरह के जगहों को हम लोग क्या कहते हैं, काइज़मेटा कहा जाता है। अब काइज़मेटा पर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड अपने खंडों का आदान प्रदान करते हैं, जिससे क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये सब टूटने लगते हैं, टूट करके फिर इधर का इधर जाता है, इधर का इधर जाता है, इस तरफ का इस तरफ जाता है, इस तरफ का इस तरफ जाता है, जिसे हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर बोलने का मतलब क्या है, क्वालिटीज़ का इधर उधर होना। हाँ, जब हम लोग ये पढ़ेंगे, क्या कहते हैं, मेंडल का जब सूत्र पढ़ेंगे, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो सब जब हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें क्या है कि क्रॉसिंग ओवर बार बार शब्द आएगा। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या है, क्रोमोसोम्स, अलग अलग क्वालिटी के क्रोमोसोम्स जो है वो आपस में मिल करके नए तरह के क्रोमोसोम्स या नई क्वालिटीज़ जो है वो तैयार कर रहे होते हैं। तो इसी को ही हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं क्या, कि क्रॉसिंग ओवर है ना। क्रॉसिंग ओवर के पश्चात काइज़मा किनारे की ओर गतिशील हो जाता है, जिसे टर्मिनलाइजेशन कहा जाता है। बढ़िया, क्रोमोसोम्स टूट गए, टूटने के बाद क्या ही होने वाला है, एक इस तरफ और एक इस तरफ बढ़ेगा, बस वही इस बढ़ने की प्रक्रिया को टर्मिनलाइजेशन कह रहे हैं। इसके फलस्वरूप सजीवों में विभिन्नता उत्पन्न होती है, इसीलिए ये ज़रूरी है क्रॉसिंग ओवर। क्यों? क्योंकि विभिन्नता चाहिए, वेरिएशन चाहिए। जहाँ पे भी वेरिएशन नहीं होगा तो फिर नई तरह के जीव जो है वो, उनमें नई क्वालिटीज़ जो है वो नहीं आएंगी, अलग नहीं दिखेंगे। ऐसा लगेगा जैसे कि माँ बाप जैसे दिख रहे हैं वैसा ही बच्चा भी दिख रहा है, कॉपी है एकदम, ऐसा तो नहीं होता ना। नो, सेंट्रोमियर विभक्त नहीं होने के कारण डिप्लॉयड गुणसूत्र, हैप्लॉयड गुणसूत्र की संख्या दोनों ध्रुवों पर पहुंचकर साइटोकाइनेसिस द्वारा एक एक केंद्रक युक्त दो पुत्री कोशिकाएं उत्पन्न करते हैं। यहाँ पे सेंट्रोमियर के बारे में आपको बताया। नाउ सेंट्रोमियर कहाँ रहता है, तो सेंट्रोमियर को ये क्रोमोसोम के ठीक बीच में ये जो हिस्सा है वो। अब ये क्योंकि आगे जाकर के टूटते नहीं हैं, आगे जाकर के ये सब देख रहे हो यहाँ पर टूटते नहीं हैं, जिसकी वजह से एक ही जगह पर दो दो कोशिकाएं, दो आपके केंद्रक जो है वो तैयार हो जाते हैं। फिर डिप्लॉयड से हैप्लॉयड में बदलता है, मतलब पहले तो डिप्लॉयड हो गया, मतलब जितना क्रोमोसोम मातृ कोशिका में उतने ही क्रोमोसोम दो पुत्री कोशिकाओं में। फिर ये क्योंकि ये टूटते नहीं हैं, अलग नहीं होते हैं, फिर से वापस से इनका डिवीजन होता है, जिसके बाद हैप्लॉयड जो क्रोमोसोम है वो तैयार होते हैं, जिसमें सिर्फ क्रोमोसोम की संख्या आधी बची रह जाती है। मतलब यहाँ पे जैसे हम लोग जानते हैं 46 हमारी
इंसानों में होते हैं क्रोमोसोम्स की संख्या, इससे यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, यहाँ पे भी 46 है और यहाँ पर भी 46 है, बट ये फिर फर्दर टूटता है और उसके बाद आगे जाकर के टूटता है, तो यहाँ पे 23 और यहाँ पे 23, इस तरह से 4 हिस्सों में एक कोशिका जो है वो बढ़ जाती है। तो डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल में चेंज होते हैं। तो यहाँ तक पहला फेज खत्म हो गया। सेकेंड फेज में ना क्या होता है कि प्रथम मायोटिक विभाजन से उत्पन्न 2 पुत्री कोशिकाएं पुनः माइटोसिस विभाजन इसमें होता है, जिससे 4 हैप्लॉइड पुत्री कोशिकाएं जो है वो तैयार होती हैं। बस यही वाला पॉइंट जो है ये मियोसिस और माइटोसिस को अलग करता है। ठीक है, अब मियोसिस का महत्व, मियोसिस क्यों ज़रूरी है? तो इस विभाजन के फलस्वरूप पीढ़ी का एकांतरण होता है। एकांतरण बोलने का मतलब क्या है? पीढ़ी जो है वो एक पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। नाउ मियोसिस विभाजन द्वारा लैंगिक प्रजनन के लिए युग्मक यानी गैमेट्स का निर्माण होता है तथा अलैंगिक प्रजनन के लिए मियोसिस आवश्यक है। लैंगिक प्रजनन के लिए मियोसिस आवश्यक है। अब मियोसिस का विभाजन सिर्फ लैंगिक प्रजनन के वजह के लिए ही होता है, जिसमें गैमेट्स बनते हैं, जैसे इंसानों में जो होता है। इंसानों में क्या है, मेल गैमेट्स है, फीमेल गैमेट्स है, ये पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया। ठीक, जो ओवरी होता है और टेस्टिस होते हैं, ये सब जो है गैमेट्स तैयार करते हैं। और मियोसिस का प्रोसेस जो है इसीलिए इसमें खास करके काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है लैंगिक प्रजनन में। इस विभाजन द्वारा किसी भी समुदाय की कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या स्थिर बनी रहती है। स्थिर बनी रहने का मतलब क्या है कि देखो, जब एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बन करके तैयार होती हैं, इन चारों की क्वालिटीज़ अलग होंगी। फिर आगे फर्दर जब ये लोग डिवाइड होंगे ना, तो इसके बाद जो है वो मियोसिस का प्रोसेस फिर 2-3 के बाद नहीं होता, फिर वापस से माइटोसिस का प्रोसेस जो है वो शुरू होता है। क्योंकि जब बच्चे के हाथ पर पूरी तरह से तैयार होकर के चले आते हैं, पेट में ही, माँ के पेट में ही जब तैयार हो जाता है पूरा का पूरा, देन फिर माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। मियोसिस सेल डिवीजन उसके बाद फिर नहीं होता। मियोसिस सेल डिवीजन सिर्फ गैमेट्स के टाइम पे ही होता है। जब जो एग है, जो अंडा है, अंडाशय में जो अंडा होता है, उसमें जब स्पर्म आकर के, यानी कि जो मेल गैमेट से जो स्पर्म्स आते हैं वो जब एग में चले जाते हैं, तो इस टाइम पर इसके बाद जो फेज़ होता है वही मियोसिस का फेज़ होता है। इसके बाद फिर मियोसिस का फेज़ देखने को नहीं मिलता। अच्छा, इस विभाजन के फलस्वरूप आनुवांशिक विभिन्नता उत्पन्न होती है जो जैव विकास के लिए आवश्यक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप एग्ज़ाम में अगर लिख रहे हो इसका महत्व तो ज़रूर लिखो कि आनुवांशिक विभिन्नता जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मियोसिस के प्रोसेस से ही पॉसिबल है। क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम जो है वो अलग तरीके से डिवीजन होता है इसका, तो वेरिएशंस आते हैं, अलग अलग तरह की क्वालिटीज़ जो है, नई तरह की क्वालिटीज़ जो है वो बन करके तैयार होती है। इस विभाजन की सहायता से आनुवांशिकता के नियमों की व्याख्या की जा सकती है। चलिए, यहाँ तक हो गया। अब बारी आती है डिफरेंस की। आखिर माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस है? इतना तो हम लोगों ने माइटोसिस मियोसिस पढ़ लिया। अंतर क्या है दोनों में? क्योंकि जब मैं मियोसिस बता रहा हूँ तो मियोसिस में क्या हो रहा है कि वो माइटोसिस का भी एक पार्ट है, माइटोसिस उसमें भी हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके हो रहा है। चलिए, तो माइटोसिस की बात करें तो ये सिर्फ सोमैटिक सेल में यानी दैहिक कोशिकाओं में होती है, और मियोसिस की बात करें तो ये जनन कोशिकाओं में या जर्म सेल्स में होते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया कि गैमेट्स के टाइम पे मियोसिस का प्रोसेस जो है वो होता है। बाकी जब शरीर तैयार हो जाता है तब फिर ये माइटोसिस का प्रोसेस जो है उसमें हो रहा होता है। इस विभाजन द्वारा एक मातृ कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, और इसमें एक मातृ कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाओं का बनने का ये फेज है। अच्छा, इस विभाजन द्वारा उत्पन्न पुत्री कोशिकाओं में क्रोमोसोम्स की संख्या मातृ कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, मातृ कोशिकाओं से पुत्री कोशिकाओं में जो क्रोमोसोम है वो आधी होती है। पुत्री कोशिकाएं गुणधर्म में मातृ कोशिका के समान रहती हैं। अच्छा, यहाँ पर पुत्री कोशिकाएं गुणधर्म में मातृ कोशिका से भिन्न होती हैं। क्यों अलग होता है? ऑब्वियसली क्योंकि उसमें क्रोमोसोम जो है उसका डिवीजन थोड़ा अलग टाइप से हो रहा है ना। इस विभाजन द्वारा शरीर की वृद्धि होती है, वहीं इस विभाजन द्वारा लैंगिक प्रजनन के लिए युग्मक बनते हैं। ठीक है, गैमेट्स तैयार होते हैं। इस विभाजन में क्रॉसिंग ओवर की कोई क्रिया नहीं होती, जबकि इसमें क्रॉसिंग ओवर जो है वो होता है। अच्छा, इसका
प्रोफेज छोटा होता है तथा इसमें कोई उप अवस्था नहीं होती है, सब फेजेस नहीं रहते हैं। लेकिन हाँ, इसका पहला प्रोफेज जो है वो काफ़ी लंबा होता है, इसमें 5 उप अवस्थाएँ जो हैं वो होती हैं। तो यहाँ पर हमने मियोसिस को पूरी तरह से पढ़ा है, ठीक है। इसके बाद वाले पार्ट में जो है हम लोग प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे। लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो कैसे होती हैं। खैर थ्योरीज ही पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल में नहीं जाएंगे हम लोग। और आई होप आप लोग प्रैक्टिकल बहुत कुछ जानते होंगे। खैर हाँ, चलिए तो फिर इसके बाद वाले पार्ट में हम लोग मिलते हैं। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।